हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज सौरभ एंड यू आर वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद सौरभ। आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं। पहला वीडियो आपको उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। तो आज इस वीडियो में हम जो है कुछ टॉपिक्स का डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका ईएमएफ हो गया, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, और दूसरा हो गया टर्मिनल वोल्टेज, तीसरा हो गया वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे अरेंज किए जाते हैं, सीरीज में कैसे अरेंज किए जाते हैं, करंट कैसे इससे कैलकुलेट किया जाता है। इन कुछ टॉपिक्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक सेल का। आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक सेल होती है, अगर आप नॉर्मली अपने हाथ में इलेक्ट्रिक सेल पकड़े हुए तो वो आपको एनर्जी कैसे देती है। तो इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, और वही जब आप उसको सर्किट में रखते हैं तो वही केमिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर के और उसका हम यूज कर पाते हैं। ठीक है, उसमें आप देखे होंगे टर्मिनल्स बने होते हैं, तो उसी से आप जब उसमें सेट करते हैं, किसी भी आप अपनी घड़ी में लगाते हैं या कहीं भी यूज करते हैं सबको, कैमरा वगैरह में, तो आपका यूज होती है वो। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं कि हम इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ईएमएफ, देखिए ईएमएफ को एक सिंबल होता है एप्सिलॉन, ऐसे करके होता है, ई को कर्व जैसा कुछ थोड़ा सा बना दो, तो ईएमएफ एक सिंबल होता है। ठीक है, इसी से ये डिनोट किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ठीक है, अब इसकी हम डेफिनेशन पे बात करते हैं। तो डेफिनेशन इसकी क्या होती है, देखिए बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन होती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक डायग्राम बना दिया, इसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। ठीक है, एक इधर इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, एक इधर इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ये सपोज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और यहां से पूरा एक सर्किट है आपका, यहाँ पे की लगा दी आपने। ठीक है, ये लगा हुआ है। अब मान लीजिए कोई आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, और उसको आप क्या करो, एक पॉइंट से लेके चलिए, सपोज यहां से लेके गए और इस पूरे सर्किट में लेके गए थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, उसके बाद फिर लेकर के वहीं आ गए, तो कुछ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ी आपको, ऑफ कोर्स करनी पड़ेगी, वर्क डन है ना। तो आप ये कह सकते हो द एनर्जी स्पेंड ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज थ्रू आउट द सर्किट, मतलब आउटसाइड द सर्किट और इनसाइड द सेल, है ना, मतलब यहां भी और यहां भी टोटली जो काम करना पड़ा, इसे ही हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर विद्युत वाहक बल। ठीक है, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ये भी एक टाइप का क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, आप कह सकते हो। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला क्या बनता है, एप्सिलॉन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, टोटल वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज जब भी निकालते हैं तो टोटल चार्ज से डिवाइड करते हैं। तो मान लीजिए टोटल आपने डब्ल्यू वर्क किया, तो इसको क्यू से डिवाइड कर दो, तो ये आपका इसका एक फॉर्मूला बन जाता है। आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला वोल्टेज वाले फॉर्मूले से सिमिलर है। अब इसी में आगे मैं दो चीजें और ऐड कर देता हूं। एक होता है टर्मिनल वोल्टेज, जिसको कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, और एक होता है वोल्टेज ड्रॉप, जिसे स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। है ये भी वोल्टेज ही, जो ये है बिल्कुल वही है। ये क्या है, पूरे सर्किट का है, मतलब विद इन द सेल एंड आउटसाइड द सेल। अगर हम आगे की बात करते हैं तो मान लीजिए अगर टर्मिनल वोल्टेज की बात करते हैं, तो नाम से ही पता है टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो ये एक टर्मिनल दिख रहा है आपको इलेक्ट्रोड, और ये एक टर्मिनल दिख रहा है। टर्मिनल मतलब इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि यहां से चले और यहां घूम करके और यहां तक आए, मतलब एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच तक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले जाने में जो काम करना पड़ता है, हम उसे बोल देते हैं टर्मिनल वोल्टेज। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन, आप बुक में देख लेना, बिल्कुल ऐसे लिखी हुई है, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, कि क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो होता है आपका पीडी, ठीक है, या वर्क डन, आपने जो काम किया किस एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाने में, है ना, अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, तो ये आपका वर्क डन हो गया। इसी से रिलेटेड दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वोल्टेज ड्रॉप का। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी क्या बनेगा भाई, अगर इस वायर में सपोज रेजिस्टेंस R है, तो फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, फॉर्मूला वही बनता है, V इज इक्वल टू W डैश अपॉन Q, क्योंकि चार्ज तो यहां भी वही लेके जाए जो आप पूरे सर्किट में लेके जा रहे हैं, तो वही चार्ज आपको यहां से घुमा के यहां तक लेके जाना है। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका भी W डैश क्यों माना हमने, क्योंकि ये वर्क क्या है आपका, ये ऑफ कोर्स ज्यादा वर्क होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पूरे सर्किट में ले जाने पे काम करना पड़ा। ये क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक चार्ज को ले जाने में काम करना पड़ा है। दूसरी बात हम करते हैं वोल्टेज ड्रॉप की। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, एक्चुअली आपको मैं बताऊं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके आयंस या जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ या नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ। तो अब उनको कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रेजिस्टेंस ऑफर होगा, और उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए उनको एक कुछ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप एक ऐसा टर्म है जो इसी के अंदर होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक जो आयंस होते हैं इसके अंदर है, उनको ट्रेवल करने में कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ती, वही होती है, वही वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, तो
इस चीज को आप देख लीजिए। आप वोल्टेज ड्रॉप की नॉर्मल डेफिनेशन भी ये कह सकते हैं कि वर्क डन फ्रॉम इन बाय द यूनिट ऑफ चार्ज। आप कह सकते हैं कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट ऑफ चार्ज इन द इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कितना काम करना पड़ा उसको। तो मैंने बताया ना कैसे काम करना पड़ा, और यही जो होती है, और एक्चुअली हो क्या रहा होता है सेल के अंदर, जो केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो रही होती है, और वहीं पे आपको एनर्जी हीट के फॉर्म में आपको ये पता लगता है। आप देखते होंगे थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट हीट हो जाता है, वही जो एनर्जी खर्च हो रही है ना हीट के फॉर्म में जो कन्वर्ट हो रही है उसे ही हम वोल्टेज ड्रॉप भी बोलते हैं। इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो दूसरा क्या है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, अब इसके अंदर जो काम करना पड़ा हो सकता है और कम काम होगा तो करना, लेकिन चार्ज तो उतना ही कैरी करेगा हर बार, तो फॉर्मूला वही बन गया। तो आप ये कह सकते हो कि जो एप्सिलॉन आपका है यानी कि ईएमएफ वो टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप के सम के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि ये क्या है पूरे सर्किट का, विद इन द सेल एंड आउटसाइड द सेल। ये क्या सिर्फ आउटसाइड द सेल है, ये क्या है इनसाइड द सेल है, तो इन दोनों का सम जो होगा इसके बराबर होगा। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है ईएमएफ इज इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यूनिट सभी की वोल्ट ही बनेगी क्योंकि है ये आफ्टर ऑल सारे के सारे वो पोटेंशियल ही हैं, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया। कभी कभी इनकी डेफिनेशन पूछ लेता है, जरूरी नहीं है बट ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, मोस्टली इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आ जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस का। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए मैं बता दूं आपको, जैसे कोई सेल होती है, बैटरी होती है, तो अभी मैंने बताया कि बैटरी के अंदर एक रेजिस्टेंस ऑफर होता है। मान लीजिए आपको नॉर्मली देखा होगा आपने, बैटरी ऐसे शो की जाती है, ऐसे इस सिंबल से। तो इस बैटरी में, या मैंने अभी ऐसे बना दिया था, तो ये भी एक सेल ही तो है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, जो नेगेटिव चार्जेस है उनको पॉजिटिव चार्ज एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो आप ये कह सकते हो कि यानी कि सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, आप उसे ही बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस इसलिए स्पेशली इसको बोलते हैं। देखिए सर्किट में बाहर मान लीजिए ये बैटरी हो गई, और यहीं पे एक छोटे से सिंबल से आप ऐसे डिनोट कर देते हैं, यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखोगे इस तरह बना होगा। उसका सर्किट में बाहर जो लगा होता है ये रेजिस्टेंस दूसरा होता है, ठीक है। तो ये जो और इसको एक ऐसे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इससे ये शो होता है ये बैटरी का सब कुछ है, कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आपकी बैटरी है। इस तरह से ये रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो कि सर्किट में है। ये रेजिस्टेंस जो दिखा रहा है ये मतलब बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस है, जो वहां पे जो आयंस ट्रेवल कर रहे हैं उनको अदर टाइप के आयंस जो हैं उनको क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, तो उससे ही हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ध्यान रखना इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर ही होता है, और ये बहुत ही कम होता है, काफी कम होता है, ठीक है। तो इसी की मैं बात कर रहा था, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो जब भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, अब देखिए रेजिस्टेंस है तो यूनिट तो ओम ही होगा ना, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो अब देखो ये सेल के अंदर है, तो सेल के अंदर जो वोल्टेज होता था उसे हम वोल्टेज ड्रॉप बोलते थे। अच्छा करंट तो जो बैटरी ड्रॉ करेगी पूरे सर्किट में वही फ्लो होगा ना, करंट का अमाउंट चेंज नहीं होगा, करंट वही पूरे सर्किट में फ्लो होगा जो बैटरी ड्रॉ करेगी। तो बैटरी यहीं से ड्रॉ करेगी, तो करंट जो फ्लो हो रहा है वो तो आई ही होगा। तो आपने ओम्स लॉ लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो नॉर्मली हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर, ध्यान से देखिए। लेकिन यहाँ पे V की जगह वोल्टेज ड्रॉप है तो स्मॉल v हो जाएगा, और I की जगह I ही रहेगा, R की जगह यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस यूज होगा। तो ये एक फॉर्मूला भी बन जाता है। बैटरी के अंदर आपसे V पूछे यानी कि वोल्टेज ड्रॉप, या R पूछे, कुछ भी आप निकाल सकते हैं अगर करंट आपको गिवन है तो, ठीक है। इस तरह से ये भी कॉन्सेप्ट आपका एक तैयार हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे, जैसे कि मैंने वोल्टेज ड्रॉप आपको बता दिया। अब आते हैं कुछ कॉम्बिनेशंस पे, उससे पहले एक फॉर्मूला डिस्कस कर देते हैं। देखिए जैसे मैंने अभी एक सर्किट बनाया था आपको, ये मान लीजिए बैटरी है आपकी, या बैटरी का ही इंटरनल रेजिस्टेंस, उसका बाद सर्किट गया, यहाँ पे आपने स्विच लगा दिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ अमीटर भी लगा दीजिए आप। ये एक सर्किट का डायग्राम भी हो जाता है, कभी कभी बनाने को आ जाता है, ठीक है। ये आपका मान लीजिए स्मॉल आर है, ये आपका कैपिटल आर है, इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है मान लीजिए। तो अब इसमें क्या है, जब स्विच ऑन कर देंगे तो अब अगर आपसे आई कहे कैलकुलेट करने को, तो आई कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए यहाँ बैटरी लगी हुई, तो इसका टोटल जो रेजिस्टेंस है वो, सॉरी, जो टोटल आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ आपका एप्सिलॉन मान लेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो फॉर्मूला आपका देखिए एक V इज इक्वल टू आई आर मैंने भी बताया था। अब यहाँ पे जो V है वो टोटल सर्किट का है, बैटरी का, बैटरी के साथ साथ पूरे सर्किट का, तो इसकी जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एप्सिलॉन।
आई आपका आई ही रहेगा। और रेजिस्टेंस जो है उसकी जगह क्या यूज करेंगे, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर और दूसरा इसी के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है जो बैटरी के अंदर है आर। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है कि टोटल ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप कह सकते हैं, या टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट इज इक्वल्स टू करंट इन द टोटल सर्किट, या सर्किट करंट तो सर्किट में अगर कोई ब्रांच नहीं है तो पूरे में सेम ही फ्लो होगा। और रेजिस्टेंस जो है एक तो आउटर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एक दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वाला। ये क्या है, मैं फिर से इसको बैटरी को डिब्बे में बंद कर देता हूं ऐसे, ये ठीक है। तो यहां पे इसकी कोई वैल्यू क्वेश्चन में कभी कभी दे देते हैं, आर की वैल्यू दे देते हैं, इसकी वैल्यू दे देते हैं, और हो सकता है आई पूछ ले या कुछ और भी पूछ लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। यहां से अगर आई निकालना हो तो क्या आ जाएगा, इसको डिनोमिनेटर में भेज दो तो आपका कह सकते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, ठीक। अब हम चलते हैं कुछ अगले कॉन्सेप्ट पे इससे रिलेटेड। तो अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और हम ये देखेंगे आप जो रेजिस्टेंस हैं, 2 या 3 रेजिस्टेंस को पैरेलल कैसे अरेंज करते हैं और उनका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज में कैसे अरेंज करते हैं उनका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम पैरेलल की बात पहले नहीं करेंगे, पहले सीरीज की बात करेंगे। ठीक है, कि अगर ठीक है सीरीज में 2 कॉम्बिनेशन सीरीज में अगर हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है, आर इन सीरीज में अरेंज है अगर, तो कैसे करेंगे। देखिए सीरीज में कैसे होते हैं, ये ऐसे ऐसे इस तरह से अरेंज, मान लीजिए R1, ये R2, ये R3। ठीक है, इसका प्रूफ मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, मैं सीधा आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए अब मान लीजिए इस तरह के 3 रेजिस्टेंस आपके अलाइन है। अब ये कैसे पता चलता है कि सीरीज में है, तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जो सीरीज वाले रेजिस्टेंस होते हैं इनमें जो करंट है, इनमें जो करंट है वो हमेशा सेम फ्लो होता है। सीरीज वाले रेजिस्टेंस में जो है करंट सेम फ्लो होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। यानी कि अगर करंट आई यहां से फ्लो हो रहा है तो अब कैसे पता चलेगा सेम फ्लो हो रहा है, तो आप खुद देखो ना, क्या कोई ब्रांच गई हुई है, नहीं गई हुई है। तो आई यहां भी देखिए फ्लो हो रहा है, वही आई यहां से भी निकल रहा है, तो करंट यहां पे सेम फ्लो होता है। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट अगर निकालना है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से अगर जितने भी रेजिस्टेंस है उनका आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो, ये एक इनका फॉर्मूला होता है। ठीक है, दूसरी चीज की अगर हम बात करते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, इनका हाँ पोटेंशियल डिफरेंस इनका अलग अलग होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो एंड्स ऑफ अ कंडक्टर माना जाता है। तो हर एक रेजिस्टेंस पे अलग अलग पीडी अप्लाई होगा, और इसका जब प्रूफ निकालते हैं तो भी हम आई को लेकर के निकालते हैं और बाद में सम कर देते हैं। हालांकि उसका आपके 10th क्लास में तो अभी फिलहाल नहीं है। तो ये अगर कोई भी रेजिस्टेंस या कितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज करते हैं इस तरह से। मतलब अगर 2 हैं तो सिर्फ R1 प्लस R2, 3 है तो दिस, 4 है तो ऐसे ही करते चले जाओगे आप। मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान रखना, जिनमें आई आपका सेम फ्लो हो रहा है वो सारे के सारे सीरीज में माने जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है आपको मैं बता देता हूं सीधा सा। मान लीजिए यहां से करंट आया, ठीक है, और करंट यहां चला गया, यहां आया, यहां भी बट गया आपका, और यहां से आया और यहां भी बट गया आपका, और फिर यहां आकर के सब एक हो गए। और ये सर्किट इधर आगे चला गया। अब देखिए यहां करंट आई फ्लो हो रहा था, लेकिन अब इस पॉइंट पर आकर के ये जो रेजिस्टेंस है आपके R1, R2, R3, यहां पर आकर करंट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, कुछ यहां गया होगा, कुछ यहां गया होगा, कुछ यहां गया होगा। अगर यहाँ पे 5 एम्पियर करंट आ रहा था तो जरूरी थोड़ी कि सब में बराबर बराबर बटेगा, हो भी सकता है, जरूरी नहीं है। तो कितना कहां पे जाएगा हम नहीं बता सकते, I1, I2, I3, इस तरह से अलग अलग करंट इनमें जा सकता है। कितना जा सकता है वो हम कैलकुलेट करके भी निकालेंगे, मैं भी आपको फॉर्मूले बताऊंगा। अब यहां पे एक चीज क्या होती, देखो सीरीज में मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होते हैं हर एक रेजिस्टेंस के एंड पे। यहां जो तीनों रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इनका देखो एंड एक ही है तीनों का, है कि नहीं, तो इनका तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अभी कोई भी क्वेश्चन में आपसे पूछे कि R1 का पीडी बताओ या R2 का बताओ या R3 का बताओ, तो तीनों का पीडी हमेशा सेम ही आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको ये नहीं कि अलग अलग कैलकुलेट करना हो, इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है क्योंकि एंड सेम है इनका। क्लियर है, आगे हम बता दें इनका रिजल्टेंट अगर निकालना है, आपको शायद पता भी होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से कितने भी रेजिस्टेंस हो। एक चीज यहाँ पे बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हैं, मान लीजिए हम इनकी वैल्यू दे देते हैं। मान लीजिए हमने आपको R1 दे दिया 6, ये दे दिया 5 और ये दे दिया 4। अब अगर मान लीजिए आपको इसका आंसर निकालना है तो 6, 5, 4 यहां वैल्यू पुट करिए। 1/6
प्लस 1/5 प्लस 1/4। ठीक है, तो अगर इसका एलसीएम निकालिए 6 5 4 का कितना एलसीएम आ जाएगा, 6 5 30 हो गया और 30 तो 60 आ जाएगा शायद इसका एलसीएम। ठीक है, जितना भी आएगा वो आप निकाल लेना, इसका एलसीएम 60 निकाल लीजिएगा। अब यहां क्या आएगा, 10 प्लस 12 प्लस 15, इसको आप रिजल्ट निकालिए 25 37/60 आ गया। ठीक है, अब मैं गलती क्या करते हैं आप लोग हैं, ध्यान रखिएगा, ये किसकी जो वैल्यू आई, ये आई है 1/r की। मैं जो बताने जा रहा हूं उसकी उस पर ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा एलसीएम लेकर के, आप लोगों को पता है कैसे करना है। 1/r इज इक्वल टू 37/60 आया, तो यहाँ पे आपको r आपसे पूछना, तो r जो हो जाएगा वो 60/37 हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, रिवर्स कर देंगे। बहुत से बच्चे जल्दबाजी में कैलकुलेशन यहां से शुरू करते हैं, यहां पर पहुंचते पहुंचते इसी को आंसर लिख देते हैं और आपके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि अगर 1/r आया है तो आपको r पूछ रहा है क्वेश्चन में, ना कि 1/r। ठीक है, यहीं पे गलती आप लोग कर देते हैं, ये इतना ओम रेजिस्टेंस आ गया। भले ही इसको आप डेसिमल में ना करें, वैसे डेसिमल में भी करना होता है यहां पर आपको है। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये मेन फॉर्मूला है आपका, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो i1 i2 मैंने कहा कैलकुलेट करना है, आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए करंट आया, ठीक है, यहां चला गया और यहां चला गया, यहां रेजिस्टेंस है आपका और यहां रेजिस्टेंस है आपका, ये चला गया, ऐसे करंट चला गया। यहां i आया, i1 इधर चला गया, i2 इधर चला गया, इसमें रेजिस्टेंस R1 है, इसमें R2, और ये देख सकते हो आप दोनों पैरेलल में है। मैंने अभी बताया था कि जो रेजिस्टेंस कैसे पहचानते हैं कि ये पैरेलल में है कि सीरीज में है, तो आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप देखेंगे करंट, अगर उनमें सेम करंट फ्लो हो रहा है तो आप कह देंगे ये सीरीज में है, और अगर उनमें अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है तो आप कह देंगे वो पैरेलल में है। आप देखिए यहाँ पे, यहां से करंट आया, देखिए यहां बढ़ गया कि नहीं, यहाँ i1 जा रहा है, यहाँ i2 जा रहा है। अब ये भले ही इनमें वैल्यू बाद में सेम आ जाए, लेकिन आप बिना कैलकुलेट किए तो नहीं बता सकते ना कि इनमें सेम आएगा। ठीक है, तो वही चीज, अगर ये रेजिस्टेंस सेम हो जाएंगे तभी इनमें करंट भी सेम होगा, तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, बिना कैलकुलेट किए आप नहीं बता सकते कि सेम है। तो ओरली हम यही देखेंगे ना कि सर अलग अलग फ्लो हो रहा होगा। तो अगर आपसे कह दे कि i1 बताओ, तो मैं i1 का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता दूं कैलकुलेट करने का। फॉर्मूला होता है i/r2/r1 + r2। ऐसे अगर i2 आपसे कैलकुलेट करने को बोल दे, ठीक है, अगर आपसे i2 कैलकुलेट करने को बोल दे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, यहां भी i r1 हो जाएगा r1 + r2। देख लेना, यहां i1 है तो r2 होता है, बाकी देखिए i/r1 + r2 जो है आपका i/r1 + r2, i/r1 + r2 ये सेम है आपका। यहां पे देखिए r2 है, यहां पे r1 है, यहां i1 से r2 है, i2 से r1 है, तो फॉर्मूला भी बहुत इजीली लर्न हो जाएगा, और ये फॉर्मूला सीधा लर्न कर लीजिएगा। निकल तो और भी कई तरीके से आएगा, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी ये चीज। ठीक है, बस ये आपका एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे। ये क्वेश्चन लिख रखा है मैंने रिजल्टेंट्स निकालने के लिए रेजिस्टेंस का। देखिए आपसे कह रहा है A से D के बीच का रिजल्टेंट निकालिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो मैंने भी बताया था आपको, हम ये पता करते हैं कि सबसे पहले सीरीज में कौन से हैं और पैरेलल में कौन से हैं, उस हिसाब से हम फॉर्मूला लगा के निकाल देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आती है पहचानने में। अब देखिए सीरीज के लिए मैंने बताया था सब में सेम करंट फ्लो होना चाहिए। आप देखिए अगर हम A से D के बीच चाहिए, तो जैसे ही हम चले यहां से, यहां तुरंत ब्रांच मिल गई, यानी कि कुछ इधर करंट चला गया, कुछ इधर चला गया, तो ये पैरेलल में होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि सर ये इसके साथ में यही अकेला पैरेलल में नहीं है, ये तीनों जो है पहले सीरीज में है, तब जाकर के इस वायर से ये पूरा वायर कनेक्टेड है। तो हम पहले क्या करेंगे, ये सीरीज में कैसे पता चला, क्योंकि आप देखो ना ये एक ही वायर है, इसी में तीनों लगे हुए, यानी कि जो करंट यहां से जाएगा वही इन तीनों से ही पास होगा, कोई अमाउंट में चेंज नहीं होगा। तो इन तीनों का पहले हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे, तो क्या आएगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज जो है वो आपके 5 है और 5 है, तो ये आपका 15 ओम आ गया। कितना आ गया, 15 ओम। अब आपका डायग्राम कुछ ऐसा बन सकता है, ये एक यहां से आपका 5 ओम का गया और यहां से आपका ये आपका चला गया 15 ओम का, ये 15 का हो गया, ये 5 का हो गया। ठीक है, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट डी हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहां से अब देखते हैं, यहां से चले, कुछ करंट इधर चला गया, कुछ करंट इधर चला गया, और इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, दो ही रेजिस्टेंस बचे, तो ये दोनों अब आपके पैरेलल में हो गए। तो अब 1/rp
इज इक्वल टू क्या होगा 1/5 प्लस 1/15। इनका एलसीएम आएगा 15, ये ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 1 4/15। हमें क्या 1/RP आया 4/15, हमें क्या चाहिए RP चाहिए। क्या चाहिए RP, तो 15/4। ये आ गया आपका। इस तरह से इसको आप जो है डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 4 3 जा 12, 3 बचा 30 हो गया, 4 7 जा आप इसको छोड़ सकते, या 3 अभी आगे आ जाएगा 75 ओम। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ओवरऑल आपका आ गया। यानी कि ए से डी के बीच आपसे रिजल्टेंट पूछ रहा था, तो पहले हम इनका और इनका निकाला, उसके बाद इन तीनों को सीरीज में निकाल करके हमने क्या किया, ये आ गया और इनका हम इसके साथ पैरेलल में कैलकुलेट कर देंगे, तो ये हमारा 3.75 आ गया है। फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं। ये आप क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई डाउट्स आते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या व्हाट्सएप हमारा नंबर है आपका, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए हम अगली क्लास के लिए आपको हम रखेंगे, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे, ताकि आप एग्जाम्स, आने वाले एग्जाम में न्यूमेरिकल एटलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी का अटेम्प्ट कर पाए। लेकिन मानिए आप वीडियो अटेंड कीजिएगा न्यूमेरिकल वाला, और आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के अपना एग्जाम देने जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करके आएंगे। एटलीस्ट 4 मार्क का न्यूमेरिकल आता है आपका, किसी भी बोर्ड में, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में। आप इसको पढ़ के जाएंगे तो आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा, आप बिल्कुल सॉलिड तरीके से न्यूमेरिकल करके आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू।